राधिका सेठ किशनलाल की इकलौती औलाद थी। अमीरी और लाड प्यार ने राधिका को बिगाड़ दिया। अब राधिका बुरी संगत में रह रहकर अपने संस्कार भूलती जा रही थी। दोस्तों के साथ देर रात तक पार्टियां करना और देर रात नशे की हालत में घर लौटना, उसकी इस आदत से सेठ किशनलाल बहुत परेशान रहते थे। आ जाएगी, आप कब तक दरवाजे पर देखते रहोगे? बीपी की दवाई भी नहीं खाई आपने आज। जब तक राधिका नहीं आ जाती मुझे चैन नहीं मिलेगा। आखिर इतनी रात तक जवान लड़कियों का घर से बाहर रहना कोई सही बात नहीं है। तभी राधिका आ जाती है। नशे में उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। अरे पापा मम्मी, आप दोनों अभी तक सोए नहीं? जिनकी बेटी आधी रात तक घर ना आए, माता पिता को क्या नींद आ सकती है? राधिका, तुम कहाँ थी? पता भी है तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए कितने परेशान हो रहे थे। क्या मम्मी, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो आप दोनों मेरी चिंता करते हो। बच्ची नहीं हो तभी तो चिंता है। बस बहुत हुआ, अब मैं और छूट नहीं दे सकता। पंडित जी ने तुम्हारे लिए जो लड़का बताया है, मैं कल ही उसके साथ तुम्हारे रिश्ते की बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हारी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। पापा, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। मैं किसी अनजान लड़के से शादी नहीं कर सकती। जानता हूँ तुम किसे पसंद करती हो। एक नंबर का बिगड़ा हुआ लड़का है वो, विक्की कहीं का। मेरे जीते जी तुम उससे शादी नहीं करोगी। मैं विक्की से शादी करूंगी पापा। और फिर राधिका बहस पर उतर आई। अचानक किशनलाल को दिल का दौरा पड़ गया। खैर, फौरन इलाज मिलने की वजह से किशनलाल खतरे से बाहर तो आ गया, पर डॉक्टर ने किसी भी टेंशन से दूर रखने के लिए कहा। राधिका देख, तू अपने पापा की जिंदगी बचाना चाहती है तो तू उस लड़के से शादी के लिए हाँ कह दे। अगर तूने फिर से बहस की तो कहीं। राधिका की मम्मी रोने लगी। राधिका ने शादी के लिए हाँ तो कह दी, पर उसका मन अभी भी विक्की से जुड़ा हुआ था। अरे यार, टेंशन क्यों लेती हो? फेरों से पहले ही मैं तुम्हें लेकर भाग जाऊंगा, समझी? तुम बस अपने साथ कुछ जेवर, पैसे और कपड़े रख लेना, क्योंकि हम कुछ दिन इस शहर से दूर रहेंगे। मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। तुम अपनी हवेली का पीछे का दरवाजा खुला रखना, जहां से हम भाग सकते हैं, समझी? हाँ ठीक है, बस मुझे उस गवार सूरज के साथ 7 फेरे नहीं लेने। मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी है विक्की। मैं शादी की रात तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम जरूर आना विक्की। राधिका के पिता बहुत खुश थे कि राधिका सूरज जैसे होनहार और शरीफ लड़के से शादी कर रही है, पर उन्हें क्या पता था कि राधिका का तो प्लान ही शादी बिगाड़ने का है। बहन जी, आप शादी की तैयारी की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सूरज बेटा, तुम्हें इस शादी से कोई एतराज तो नहीं है ना? अंकल, सच कहूं तो मैं खुद हैरान हूं कि राधिका जी जैसी पढ़ी लिखी मॉडर्न आज के जमाने की लड़की मेरे जैसे लड़के के साथ शादी के लिए हाँ क्यों कह रही है। पर जैसा आपने बताया कि राधिका जी को भी इस शादी से कोई एतराज नहीं है, राधिका जी अपनी खुशी से ये शादी कर रही हैं, तो मुझे भी इस शादी से कोई एतराज नहीं है। तो बस शादी की तैयारी करते हैं। राधिका, तुम सूरज से कोई बात करना चाहती हो तो? नहीं पापा, मुझे कोई बात नहीं करनी, आप शादी की तैयारी कीजिए। और फिर राधिका और सूरज की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शादी के दिन राधिका दुल्हन बनकर तैयार हुई। वो खुद हवेली के पीछे वाले गेट पर गई, पर विक्की उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। विक्की का फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? विक्की, तुम कहाँ रह गए? काफी देर तक राधिका विक्की का इंतजार करती रही, पर विक्की नहीं आया। राधिका कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ घंटों बाद राधिका और सूरज की शादी संपन्न हुई। जीती रहो बहू, सदा सुहागन रहो। भाई साहब, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं। राधिका को हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। मैं जानता हूँ बहन जी, मुझे पता है मैंने सूरज के साथ राधिका की शादी करके कोई गलती नहीं की। सूरज से बेहतर लड़का मेरी बेटी को नहीं मिल सकता। सब लोग बातें कर रहे थे, पर राधिका को इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। उसे बस इस बात का दुख था कि आखिर विक्की क्यों नहीं आया। कुछ देर बाद राधिका की विदाई हो जाती है और राधिका अपने ससुराल आ जाती है। रिश्तेदार राधिका को देखने के लिए आने लगते हैं। माँ जी, ये ड्रामा और कितनी देर चलने वाला है? मेरे सिर में दर्द हो गया ये फालतू की हंसी हंसते हंसते। मेरे से अब और ये मुंह दिखाई नहीं हो रही, मैं थक गई हूँ। बहू, ऐसा नहीं कहते, ये तो रस्म होती है, हर बहू को निभानी होती है। मैं हर बहू की तरह गवार नहीं हूँ, मैं एक मॉडर्न लड़की हूँ। आपके यहाँ की गवार बहुओं की तरह नहीं हूँ। दिख रहा है आपकी रिश्तेदारी की बहुएं कितनी गवार है, सारी सर पर पल्ला करके बैठी हुई हैं। धीरे बोलो भाभी, सब सुन रहे हैं। सुन रहे हैं तो क्या हुआ, सुन ले। मैं किसी से डरती नहीं हूँ। मैं अमीर घर की बेटी हूँ, इन सब की तरह गरीब घर की नहीं हूँ। हे राम, कैसी बहू लाई हो जानकी बहन, हमें गरीब और गवार कह रही है। इतना सब सुनकर हम तो यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। चलो चलो सब चलो, हम किसी का दिया थोड़ी खा रहे हैं जो यहाँ रुककर अपनी बेइज्जती करवाएंगे। अरे चाची सुनो तो, मैं राधिका की तरफ से माफी मांगता हूँ। सूरज, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ।
बहू ने रिश्तेदारों को बहुत गलत सुना दिया। उस दिन घर में सबका बहुत मूड खराब हुआ। शाम को कमरा सजाने वाला आ गया, उसे भी राधिका ने डांट कर भगा दिया। भाभी, ये आपका कमरा सजाने वाले आए हैं। क्यों सजाना है? क्यों? क्या है आज जो कमरा सजाना है? भाभी, आज आपकी सुहागरात है, इसलिए मैंने सोचा आपके कमरे को मैं फूलों से सजवा दूं। कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की, जाओ, मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। राधिका की बातें सुनकर सूरज की बहन आंचल गुस्से में आ गई। माँ, तुम कितनी घमंडी लड़की को मेरी भाभी बनाकर लाई हो। उनमें तो किसी से भी बात करने की जरा सी भी तमीज नहीं है, उन्हें हर चीज में परेशानी है। आंचल ने सारी बात बताई तो सूरज को भी बुरा लगा। वो कमरे में बात करने गया तो देखा राधिका कमरे में नहीं थी। अरे, राधिका कहाँ गई? माँ, आंचल राधिका कमरे में नहीं है। क्या बहू कमरे में नहीं है? सूरज की नजर एक चिट्ठी पर जाती है। सूरज, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी खराब नहीं कर सकती, इसलिए मैं ये शादी तोड़कर अपने प्यार विक्की के साथ नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ। माँ, भाभी तो मंगलसूत्र भी उतार कर रख गई है। अब क्या करेंगे? बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। राधिका के मम्मी पापा को तो खबर देनी ही होगी, उन्हें भी तो बताएं उनकी बेटी ने क्या कांड किया है। माँ, मैं खुद जाता हूँ, उन्हें तसल्ली से पूरी बात बताऊंगा। वो दिल के मरीज हैं, उन्हें अचानक से टेंशन देना ठीक नहीं है। सूरज राधिका के मम्मी पापा को बताने के लिए जाने लगता है, तभी उसे राधिका दिखाई देती है। विक्की और उसके कुछ दोस्त राधिका के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। ए, छोड़ो मेरी पत्नी को। ए, तेरी पत्नी अब हमारी जागीर है, समझा? ये तुझे छोड़कर मेरे साथ आई है, शादी तोड़कर आई है। अरे फिर भी तू इसे बचाना चाहता है क्या? हाँ, क्योंकि मैं 7 फेरों के 7 वचन की इज्जत करता हूँ। राधिका मुझे छोड़कर गई तो क्या हुआ? मैंने राधिका को नहीं छोड़ा। शास्त्रों के हिसाब से राधिका आज भी मेरी पत्नी है। तो बचाकर दिखा अपनी पत्नी को, हैं? देखते हैं तो यहाँ से जिंदा कैसे जाएगा। सूरज गुंडों के साथ लड़ाई करता है, तभी वहां से गुजरती हुई एक पुलिस की जीप रुकती है और विक्की और उसके साथियों को पकड़ लेती है। इंस्पेक्टर साहब, ये गुंडे मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे थे। मेरे पति तो बस मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। अरे ये झूठ बोल रही है, ये खुद अपनी मर्जी से हमारे पास आई है। इंस्पेक्टर साहब, राधिका ठीक कह रही है। ये गुंडे मेरी पत्नी को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे थे। मैं अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश कर रहा था। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब, आपने आकर हमारी मदद की। ओए, शर्म नहीं आती? पति पत्नी के रिश्ते को खराब करते हो है भाई? उनकी शादी बिगाड़ते हो। अब जेल की हवा खाओगे तभी अकल आएगी। चलो। राधिका सूरज और उसके परिवार वालों से माफी मांगती है। आपकी जगह कोई और होता तो मुझे कभी माफ न करता। मैं वादा करती हूँ, मैं अब इस शादी को कभी नहीं तोड़ूंगी। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, सब कुछ भूल जाओ और सूरज के साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत करो। राधिका, तुम्हारे घर में इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। मैं नहीं चाहता पता भी चले, इसलिए हम इस बात को यहीं खत्म करते हैं। माँ ठीक कह रही है, अब सब कुछ भूल जाओ। मैं तुमसे अभी भी नाराज नहीं हूँ, कोई भी तुमसे नाराज नहीं है। हाँ भाभी, हम सब में से कोई भी आपसे नाराज नहीं है। आप बहुत प्यारी हो, मेरी अच्छी भाभी। उस दिन राधिका को अपनी भूल का एहसास होता है कि विक्की एक गलत इंसान था, जिसके लिए वो सूरज जैसे नेक इंसान को छोड़ रही थी। पर फिर भी सूरज ने राधिका को वापस अपनाया। राधिका ने भी ठान लिया था कि वो अपनी गलती को सुधारेगी और फिर अपनी बिगड़ी शादी ठीक करेगी। सोनम, तेरी पांचों नंदे क्या कर रही हैं? वो तो अभी सो रही हैं माँ जी। तो जाओ उनको जगा दो। सोनम उन सबको जगाती है, फिर खुद घर के कामकाज में लग जाती है। तभी उसकी ननद उसे आवाज देते हुए कहती है, भाभी, ओ भाभी। जी दीदी, कहिए, कुछ चाहिए आपको? हाँ, हमारी कॉफी कहाँ है? बिना मॉर्निंग कॉफी के ही हमें जगा दिया। जी मैं अभी बना कर आई। सोनम रसोई में जाकर सबके लिए कॉफी बनाने लगती है। कुछ देर बाद कॉफी बना कर देती है। ये लीजिए दीदी आपकी कॉफी। ओह थैंक यू भाभी। इसमें थैंक यू की क्या बात है दीदी? ननद मायके में आकर ही तो आराम कर पाती हैं, नहीं तो ससुराल में तो हर वक्त काम ही काम रहता है। अब आप पांचों भी तो कल को अपने ससुराल चली जाओगी, तो वहां तो आपको भी सब काम खुद ही करना पड़ेगा। वैसे आपके बिना नंदोई जी का खाना पीना भी ठीक से नहीं हो पाता होगा ना? क्यों, सही कहा ना? वैसे कब बुला रहे हैं वो आप सबको? भाभी, अभी आपकी शादी को महीना भर ही हुआ है और मुझे तो लगता है आप अभी से हमसे परेशान हो गई हैं, इसीलिए इतनी जल्दी यहां से भगाने की सोच रही हैं। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि मायके की शादी के बाद बेटियां इतनी जल्दी वापस ससुराल नहीं जाती, कुछ दिन वहीं रुकती हैं। यस, बिल्कुल सही कहा टीना ने। इन सब बातों से तो अच्छा है कि तुम अब नाश्ता बना लो, हम सबको बहुत तेज भूख लग रही है। जी दीदी, आप सबको क्या खाना है नाश्ते में? आप बता दीजिए, मैं अभी बना देती हूँ।
मेरे लिए आलू के पराठे और दही। नहीं नहीं नहीं, मैं इतना भारी नहीं खाऊंगी, मेरे लिए तो इडली सांभर बना दे। इस तरह सोनम की पांचों नंदों ने अपनी अपनी फरमाइशें अपनी इकलौती भाभी सोनम पर थोप दी। सोनम अपना सर खुजलाते हुए रसोई में चली गई और अकेले में बड़बड़ाने लगी। किसी को ये खाना है, किसी को वो खाना है। अरे मेरी कोई माँ अंबे की तरह 10 हाथ थोड़ी न है जो हर हाथ से एक एक काम करूंगी, लेकिन अब नंदों ने फरमाइशें की हैं तो पूरी तो करनी पड़ेगी। जब से उसकी शादी हुई थी उसकी पांचों नंदे इसी तरह उस पर कोई ना कोई काम थोपती जा रही थी। वो उन सबकी पसंद का नाश्ता बनाकर उनके लिए परोसती है, जिसके बाद सारे बर्तन भी धोती है। फिर कुछ देर अपने कमरे में आराम करने बैठती है कि तभी उसकी ननद प्रिया वहां आती है। अरे भाभी, पूरा घर बिखरा पड़ा है और तुम मजे से यहाँ आराम फरमा रही हो, घर के काम कौन करेगा? दीदी, मैं बस 5 मिनट रेस्ट करके काम करने ही जा रही थी। हाँ तो जल्दी करो ना भाभी, अगर कहीं कोई अचानक से मेहमान आ जाए तो वो क्या सोचेगा कि इस घर की बहू को घर कितना गंदा रखती है। आराम बाद में कर लेना। सोनम बेचारी थकी हुई थी, फिर भी वो उठकर घर के सारे काम करने लगी, लेकिन उसकी एक भी ननद उसकी मदद के लिए वहां नहीं आई। लेकिन सोनम ने किसी से कोई शिकायत नहीं की। घर का काम निपटाते निपटाते उसी दिन के 2 बज गए। तभी उसकी ननद उसके पास आई। अरे भाभी, दिन के 2 बज गए, अभी तक खाना नहीं बना क्या? दिन के खाने का समय हो रहा है। क्या 2 बज गए? हे राम, काम करते करते पता ही नहीं चला। दीदी, मैं बस 5 मिनट आराम कर लूं, उसके बाद खाना बनाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं भाभी, हमें 3 बजे तक खाना चाहिए, उसके बाद हमें थोड़ा रेस्ट भी करना है। थकी हारी सोनम फिर से रसोई में जाती है और सबके लिए दिन का खाना बनाने लगती है। फिर सबको खाना परोस कर वो सबके बर्तन धोकर अपने कमरे में जाती है। तब तक दिन के 4 बज चुके थे। अब तो सोनम भी उनसे परेशान होकर मन ही मन सोचती है, हे भगवान, अब तो हमारी शादी को भी महीना बीत गया, लेकिन ये नंदे हैं कि जाने का नाम ही नहीं ले रही। अगर ये इसी तरह यहाँ पड़ी रही तो मैं तो सूख कर कांटा हो जाऊंगी। लेकिन ऐसे ही काम का सिलसिला चलता रहा। उसकी नंदों को अब वहां पर 4 महीने हो गए और अब 4 महीने पूरे होने के बाद वो अपने ससुराल को लौट रही थी। फाइनली अब मुझे इन 5 से छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा माँ, अब हम चलते हैं। ससुराल जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही ना। हाँ, मन क्यों करेगा जाने का, यहाँ मुफ्त की नौकरानी जो मिली हुई थी। फिर उसकी 5 नंदे विदा लेकर वहां से चली गई। उनके जाने के बाद सोनम बड़ी राहत महसूस कर रही थी। हाँ, आज शादी के बाद पहली बार मैं इस घर में आजाद महसूस कर रही हूँ। अब उसे तरह तरह का खाना भी नहीं बनाना पड़ता था। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत गए और फिर एक रोज। सोनम, आज शाम तुम तैयार है ना? हम दोनों आज मूवी देखने जाएंगे और डिनर भी बाहर ही करेंगे। ठीक है जी, आप जल्दी से ऑफिस से लौट आना, फिर हम साथ में चलेंगे। विराज ऑफिस के लिए निकल गया और सोनम भी घर के कामों में लग गई। अब जल्दी से बाजार से जाकर कुछ सब्जियां ले आती हूँ, फिर माँ जी के लिए खाना बनाकर रख दूंगी। फिर मैं और विराज साथ में पिक्चर देखने चले जाएंगे। शाम के समय सोनम बाजार से सब्जी लेकर लौटी तो उसकी सास ने उससे कहा, अरे सोनम बहू, आ गई तू? चल अब जल्दी से कुछ बढ़िया बढ़िया खाना बनाने की तैयारी कर ले, घर में मेहमान आने वाले हैं। मेहमान? कौन? अरे तेरी 5 नंदे, और कौन। उनका फोन आया था, वो 5 आ रही हैं। खैर अच्छा ही है, वैसे भी उनके बिना ये घर सूना सूना लग रहा था। वो आ जाएंगी तो मेरा भी मन लगा रहेगा। हाँ, और मेरी वाट लगी रहेगी दिन रात काम करके। ये नंदे तो शादी के बाद भी मायके में ही पड़ी रहती हैं। सोनम विराज को फोन करके अपना प्रोग्राम कैंसिल करने के लिए कहती है। फिर बुरा सा मुंह बनाकर रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। कुछ देर बाद उसकी 5 नंदे घर आती हैं। कैसी हो दीदी आप सब? आओ बैठो। हम सब एकदम ठीक हैं। अच्छा माँ, तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ बेटी, लेकिन पहले से कमजोर लग रही हो। भाभी ठीक से खाना नहीं देती क्या? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटी, बस उम्र के हिसाब से अब ज्यादा खाया नहीं जाता। अच्छा माँ, अब हमें बहुत भूख लगी है, भाभी को बोलो जल्दी से खाना लगा दे। हाँ दीदी, आप सब हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। अब फिर से वही दिनचर्या शुरू हो गई। सोनम सारा सारा दिन घर के कामकाज में लगी रहती। इतना सारा काम करके एक रोज उसकी हालत ऐसी हो गई कि सोनम चक्कर खाकर गिर गई। उसकी नंदे उसको काफी देर तक आवाज देती रही, लेकिन जब रसोई से कोई आवाज नहीं आई तो प्रिया रसोई में गई, जहां सोनम बेहोश पड़ी हुई थी। अरे भाभी, क्या हुआ आपको? वो उसे कमरे में लेकर जाती है और डॉक्टर को फोन करती है। आपके लिए गुड न्यूज है, ये मां बनने वाली हैं, लेकिन हाँ, ये बहुत ज्यादा कमजोर हैं और आप सबको इनका ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे की जान पर भी बन सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर सभी हैरान हो गए और साथ ही उसकी सास को काम का सारा लोड सोनम पर डाल देने का भी दुख हुआ। देखो रजनी, पायल, प्रिया, नेहा और टीना, तुम्हारी भाभी ने तुम सबके लिए कितना किया है।
अब वो ऐसी हालत में है तो तुम्हें उसका ज्यादा ध्यान रखना है और उसे 9 महीने तक बेड रेस्ट देना है। ये सुनते ही 5 नंदों के होश उड़ गए और वो सभी इस बात से बचने लगी। अरे नहीं नहीं माँ, वो ना मेरे उनका फोन आ रहा है तो वो कह रहे थे कि घर में जरूरी काम है, इसलिए मैं आज ही वापस आ जाऊं। हाँ माँ, और मेरी सासू माँ का फोन आया था, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं, इसलिए मुझे जाकर वहां का काम देखना पड़ेगा। इस तरह वो पांचों कोई ना कोई बहाना बनाकर वहां से चली जाती हैं। लेकिन सोनम की सास और पति को ये बात अच्छी नहीं लगती। माँ, मुझे उन 5 से ये उम्मीद नहीं थी। अब बोल देना उन 5 से कि आज के बाद कभी मेरी बीवी पर बोझ बनने ना आए। लेकिन बेटा, उन्हें भी तो अपना ससुराल देखना है। माँ, जब मेरी पत्नी ठीक थी तो ये 5 आराम से 4 महीने यहां रहकर उससे सेवा करवाती थी। तब उनको ससुराल नहीं जाना था, और अब जब उनकी बारी आई तो मुंह चुरा कर भाग गई। उनको बोल देना आज के बाद यहां ना आए। विराज ने बहुत गुस्सा किया, जिसके बारे में विराज की माँ ने उन 5 को फोन करके बता दिया। इससे अब सोनम को भी अपनी 5 नंदों के मायके में पड़े रहने से छुटकारा मिल जाता है और अब वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती हैं।